अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर अशफाक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मैं मुखातिब हूँ। इस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो वो उस पे मैं अपना राय देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कवर करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चेंज ऑफ गार्ड हुआ और मिफ्ता इस्माइल साहब के जाने के बाद इसहाक डार साहब, जो मेरे फॉर्मर बॉस हैं, बड़े शफीक बॉस थे, वो दोबारा वजीर खजाना बन गए। उसके बाद डार साहब और आईएमएफ कैसा चल रहा है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। रेटिंग एजेंसीज ने, खासकर मूडीज ने, पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। उस पर वजारत खजाना और खासकर डार साहब ने बहुत सख्त उसका रद्दअमल दिया उसके डाउनग्रेडिंग पे, तो इस पे कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल पाकिस्तान में गिर रहा है। ये बहुत कमाल की बात है। तो इसके पीछे राज क्या है, ये मैं इस पे जरूर गुफ्तगू करूंगा कि ये नीचे जा रहा है किसी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की मजबूती की वजह से, या जो लोग इसे लेकर ऊपर गए थे 242 245 पे, तो क्या वही लोग लेकर आ रहे हैं वापस, जिस पे मैं जरा रोशनी डालूंगा। उसके बाद मेरा जो हमेशा से कहता रहा हूं कि रोड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, इट पासेस थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक के मुल्क में जो आजकल मौजूदा सियासी लॉक जाम है, इसे आप खत्म नहीं करेंगे, इस मारा मारी के सियासत से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक आप भूल जाएं कि पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी आएगी। तो इस पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा इस पे। फिर मैं देख रहा हूं कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अनडिक्लेयर्ड तरीके से तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अनडिक्लेयर्ड तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है, डिक्लेयर्ड नहीं है। और इतने खतरनाक मोड़ पे दुनिया आ गई है कि एक जरा सी गलती से दुनिया में तीसरी तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, खुलकर छिड़ेगी। और ऐसे मुल्क में, ऐसे मौके पे, जब दुनिया में अफरा तफरी होगा, पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल हुकूमत नहीं होगी, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी यहाँ पर। तो ये बहुत ही हमारे लिए परेशान कुन सूरत हाल है। इस पे भी मैं थोड़ा रोशनी डालूंगा। लेट मी स्टार्ट विद द चेंज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसा कि आपको पता है कि डार साहब दोबारा वजीर खजाना बन गए। मिफ्ता इस्माइल साहब 6 महीने के लिए आए थे, और जैसे मैं कहता हूं कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था इनका। ये हमेशा याद रखें, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आए थे, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई रजीम चेंज के बाद, तो और जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो इसहाक डार साहब ने ही बनना था वजीर खजाना। और एक तरीके से वो लंदन में बैठ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम को वो देख रहे थे। खासकर बजट जब जून के महीने में बन रहा था, तो उसमें वो काफी वहां से काम कर रहे थे। तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम में लगे हुए थे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है टेम्पररी अरेंजमेंट से था। और वो इसलिए कि डार साहब ने आना तो था, लेकिन कुछ मामलात, जोर है मामलात पे, डार साहब के मामलात तय नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वक्त लग रहा था। और किसी को कोई पता नहीं था कि कितना वक्त लगेगा इन मामलात को मुकम्मल होने में। तो उस वक्त तक के लिए मिफ्ता इस्माइल को बनाया गया था वजीर खजाना। और गालिबन उनको भी इस चीज का इल्म है कि मैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। तो जैसे ही मामलात, अगर कोटेशन में मामलात जो है वो तय हो गए, तो डार साहब वापस आ गए और मिफ्ता इस्माइल का टेन्योर 6 महीने के लिए था, वो खत्म हो गया। क्योंकि एक नॉन इलेक्टेड आदमी 6 महीने से ज्यादा वजीर खजाना नहीं रह सकता है। उसे या तो पार्लियामेंट में इलेक्ट होना होगा, चाहे वो नेशनल असेंबली में कोई सीट खाली करा दी PMLN और या PDM,
और वो वहां से इलेक्ट करा लेती उसे, या फिर उसको सेनेटर बना देती। तो ये दोनों काम नहीं हुआ, तो 6 महीने में उन्होंने खत्म तो वैसे ही होना था, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी तकरीबन टाइम उसका मुकम्मल हो रहा था, तो दार साहब वापस आ गए। आपने देखा कि दार साहब ने आते ही IMF को कहा कि जी मैं अब उनसे मुज़ाकरात करूंगा और मैं देखूंगा और फला देखूंगा। देखिए, वजीर खजाना जो होता है, और ऐसे मुल्क का वजीर खजाना जो मुल्क माशी बहरान का शिकार हो, बुरी तरीके से माशी बहरान का शिकार हो, तो उसके वजीर खजाना को जरा दिमाग को बड़ा कूल रखना पड़ता है, और वो इस किस्म के आलमी मालियाती इदारों से टकराव की जो पॉलिसी है, इससे परहेज करना पड़ता है। ये जानते हुए भी कि IMF ने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तान पे, लेकिन उसका तरीका होता है, आप उसके साथ हेड ऑन कोलिजन पे नहीं जाते हैं। तो तार साहब को यही मशवरा है कि आप IMF के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखें जब तक कि यह प्रोग्राम है। कोशिश करें कि 23वां IMF का प्रोग्राम ना हो। अगर आपकी सक्सेस जो है, आपकी सक्सेस एज ए वजीर खजाना, मैं ये गेज करूंगा कि क्या आप पाकिस्तान को 23वें मालियात IMF प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहे हैं, या आप 23वें प्रोग्राम नहीं आप होने देंगे पाकिस्तान के लिए। यू विल बी ए सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर दार साहब, अगर आप पाकिस्तान को IMF से जाने से रोक ले। ये नो मोर 23rd IMF प्रोग्राम, इनफ इज इनफ, तो वाकई आप सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अदरवाइज रन ऑफ द मिल जैसे जितने भी आते गए हैं, वो उनका एक ही रास्ता होता है IMF में जाने का, तो आप भी चले जाएंगे, रन ऑफ द मिल वजीर खजाना आप कहलाएंगे। ये आपके परफॉर्मेंस वहीं से हम मेजर करेंगे कि आपने पाकिस्तान को IMF से निकाल लिया या धकेल दिया। दूसरी चीज है कि इसी पीरियड में मूडीज ने, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, बहुत पावरफुल रेटिंग एजेंसीज है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, CC1 पे ले आए। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रिस्क जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या इस पर दो ओपिनियन है कि रिस्क नहीं बढ़ा है? जो भी शख्स, जिसको भी थोड़ा बहुत अक्ल और समझ है, उसको यह मालूम है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क जो है वो बहुत बढ़ चुका है। हमारे जो मुल्क के जो वजीर खारजा, सॉरी, हमारे मुल्क के वजीर खारजा एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं और ब्लूमबर्ग जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या ब्लूमबर्ग जैसे टेलीविजन को इंटरव्यू अगर आप दें और आप कहें कि जी हमारी तो बहुत हालत खराब हो गई है और हम डेट रिलीफ हमें चाहिए, हम डेट रीशेड्यूल कराएंगे, बायलैटरल डेट जो है पेरिस क्लब के डेट रीशेड्यूल कराएंगे, तो आप बताएं कि आप मार्केट में क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज नियर बैंक करप्ट, पाकिस्तान के पास डेट सर्विसिंग के लिए पैसे नहीं है। लिहाजा एक रेटिंग एजेंसीज जो है, मुल्क के वजीर आजम को स्टेटमेंट को सामने रखते हुए वो तो कहेगा कि मुल्क में रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि वजीर आजम खुद कह रहा है कि हमारी हालत बहुत खराब हो गई है और हम डेट की रीशेड्यूलिंग चाहते हैं, डेट की को की जो है हम पे नहीं कर सकेंगे, हम उसको रीशेड्यूल कराएंगे। तो इस ऐसी सूरत हाल में एक जो भी रेटिंग एजेंसी होगी वो यही काम करेगी कि हमें वो डाउनग्रेड करे, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि रिस्क बढ़ गया है। दूसरी तरफ मुल्क के वजीर खारजा बाहर में भी और मुल्क के अंदर में भी जब प्रेस के साथ बात करते हैं तो कहते हैं ये $30 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया। हम भूल जाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान के दौरे पे आए और फ्लड एरियाज का तमाम दौरा किया, दौरा करने के बाद उन्होंने कितना अपील किया था, $160 मिलियन के लिए अपील किया। $160 मिलियन वर्सेस 30 बिलियन। फिर उनके बहुत सारे डेलीगेशन आए, वो एंजेला जूली जो है वो जो उनके
हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो उनके नुमाइंदा बनकर आए। उन्होंने भी काफी पाकिस्तान में सिंध का भी दौरा किया, हर तरफ दौरा किया। उसके बाद उन्होंने भी जाके जब कहा तो ये उसको स्केल अप करके 160 मिलियन डॉलर से करके कोई 800 मिलियन डॉलर के करीब उन्होंने अपील किया है तो दुनिया से कि पाकिस्तान को मदद की जाए। तो 800 मिलियन डॉलर वर्सेस 30 बिलियन डॉलर, आसमान और जमीन का फर्क है। जब हम ये दुनिया को बताएंगे कि हम तो तबाह हो गए और 30 बिलियन डॉलर की जरूरत है, तो आप सोचें कि वो रेटिंग एजेंसीज या वो मालियाती इदारे वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में कि इस मुल्क को तो 30 बिलियन डॉलर की जरूरत है। ये कहां से ये पूरा कर सकता है, ये कैसे डेट की पेमेंट करेगा अपना। तो हमने तो अपना केस खुद खराब किया है मूडीज के सामने जाकर। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को, अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो हमने बातें की हैं, उसको खुद इवेल्युएट करें कि क्या किसी मुल्क के वजीर आजम को, वजीर खजाना को या वजीर खारजा को इस किस्म का स्टेटमेंट देना चाहिए। द आंसर इज नो। हमने खुद अपना मुकदमा, अपना केस खराब किया। दुनिया को हमने ये पैगाम दिया कि हम बस लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो आप बताएं कि रेटिंग एजेंसी हमें डाउनग्रेड नहीं करेगी? जब उन्होंने डाउनग्रेड किया तो हमारे वजारत खजाना अलग कि जी हम तो चैलेंज करेंगे और फना करेंगे। वो दार साहब ने भी बड़े सख्त स्टेटमेंट दे दिए कि हम देख लेंगे कि वो जब तक इसको रिवर्स नहीं करते हैं अपने डाउनग्रेडेशन को, तो हम जो है उनको देख लेंगे। तो आप क्या देख लेंगे? आप क्या बिगाड़ लेंगे मूडीज का? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जरा जब तूफान चल रहा हो ना, तूफान सर के ऊपर से तूफान गुजर रहा है, तो अक्लमंदी इसी पे है कि सर झुका के थोड़ा से बैठ जाए ताकि तूफान निकल जाए, फिर सर उठाएं आप। अभी को आपको पैसे की जरूरत है, एक एक डॉलर की जरूरत है आपको, और आप IMF से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सख्त बयान दे रहे हैं, आप रेटिंग एजेंसी से भी लड़ रहे हैं, सख्त बयान दे रहे हैं। इससे परहेज करें, यह मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है सारी चीजें। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, मैंने बहुत डील किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। लाख आपके अख्तलाफात होंगे, लेकिन उसको टैक्टफुली हैंडल किया जाता है। उससे हेड ऑन उनसे टकराव जो है वो अच्छी चीज नहीं है। हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये एक मैं बताना चाहता था कि हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। अब मैं आता हूँ डॉलर की डाउन स्लाइड पे। बड़ी जबरदस्त चीजें हो रही है माशाअल्लाह। आज 217 रुपए पे आ गया। ये 242 245 का जो सफर है वो डाउनवर्ड जारी है। अब आप कहेंगे कि यह क्या कमाल हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 152 रुपया पर डॉलर ये 2 मई 2021 को था एक्सचेंज रेट हमारा। 2 मई 2021 को ये 152 रुपया एक डॉलर के बराबर था। और वहां से जो सफर शुरू हुआ था 242 245 में जो पहुंचा, तो वो किसी मार्केट फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं था। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं पाकिस्तान में। वैसे बाय द वे कॉमन सेंस की बड़ी कमी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सेंस बताना के जरिए से समझाता हूं कि पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट पे हो क्या रहा है। अक्सर कहा गया पाकिस्तान में कि जी वो देखिए IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, इसलिए इस पे दबाव है। जब IMF का प्रोग्राम हो गया तो कहा गया कि वो देखिए फला हो रहा है, कोई ना कोई बहाना हम तलाश कर लेते हैं। ये कौन बहाना करता है? खिलाड़ी करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब मैं आपको कॉमन सेंस की बात करता हूं। इस वक्त डॉलर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। क्यों है? इसलिए कि अमेरिका ने बड़ी तेजी से अपने मुल्क में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। तो उसकी वजह से डॉलर जो है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। लोग बाकी करेंसीज में जो उनके एसेट्स थे उसको बेच रहे हैं और फिर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो गया है। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर अप्रिशिएट होने लगा इंटरनेशनल मार्केट में। और आज
दुनिया के मजबूत तरीन इकोनॉमीज जो हैं उनकी करेंसीज जो है डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट हो रही है। 37 साल में पाउंड स्टर्लिंग इतना नीचे नहीं गया था डॉलर के मुकाबले में जितना आज चला गया। 20 साल में कभी यूरो इतना नीचे नहीं गया था डॉलर के मुकाबले में जितना आज गया है। जापानीज येन डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट हुआ। चाइनीज यॉन जो है, चाइनीज की अपनी करेंसी, वो नीचे चली गई। इंडिया की करेंसी दबाव में आई। इंडिया ने 110 बिलियन डॉलर मार्केट में फेंका। 110 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनका रिजर्व था इंडिया का। उसने 110 बिलियन डॉलर मार्केट में फेंक कर अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया, जो गालिबन आज 82 पे है, वरना यह कहीं से कहीं पहुंच चुका होता। कितना दबाव है करेंसीज पे। और कमाल है रुपया का कि रुपया ने डॉलर को दबाव में ले आया। कभी सोच सकते हैं कि दुनिया के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में दुनिया की तमाम करेंसी नीचे जा रही है, पाकिस्तान एक वाइट करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले में ऊपर चला गया। कॉमन सेंस। कभी हो सकता है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक फंडामेंटल में इतनी तब्दीली आ गई है? क्या हमारे स्टेट बैंक फॉरेन करेंसी रिजर्व इतनी ज्यादा हो गई है कि स्टेट बैंक उबल रहा है डॉलर से? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना मजबूत कैसे हो गया? आया समझ में खिलाड़ी का रोल? जिस तरीके से 152 से 245 पे ले गए थे, अब वही लोग, इशारा जब मिला है तो 245 से नीचे का सफर शुरू किया हुआ है। इससे कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो रोल नहीं प्ले कर रहे। वो किधर चले गए? बिलों में घुस गए। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाले बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोला करते थे। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को टारगेट करना चाहिए। आज कहां चले गए? कौन सा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यहां पर काम कर रहा है? आज तो पाकिस्तान की करेंसी जो है, अगर रियल एक्सचेंज रेट का इंडेक्स ले रहे हैं जो 100 होने से वो इक्विलिब्रियम बताता है, आज 94 पे है अगस्त के महीने में। तो हम कौन सी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है? नहीं सर, ये खिलाड़ी है मैदान में। ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, जिसमें कहा जाता है कि मार्केट विल प्ले रोल, ये कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं आप? क्या फॉरेक्स एक्सचेंज की कोई मार्केट है? खिलाड़ी बैठे हुए हैं। क्या गंदम की कोई मार्केट है? खिलाड़ी बैठे हुए हैं। क्या कोई चीनी की मार्केट है? खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, या मार्केट वार्केट अपनी जेब में रखो। ये टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक तक रहने दें। पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर आप पॉलिसी बनाए तो कामयाब हो गए। तो आपको समझ में आया कि पाकिस्तान की करेंसी वाइट करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो गई। बाकी सारी दुनिया की करेंसी उसके नीचे चली गई। तो ये मैं आपको बताना चाहता था एक्सचेंज रेट के हवाले से। हमारे मैदान में बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कमर्शियल बैंक में है, खिलाड़ी फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में है, और इन सबों पे आशीर्वाद होता है हमारे रेगुलेटर का, जो स्टेट बैंक कहलाता है। इनकी आशीर्वाद होती है, हाथ इन पे रखा हुआ होता है, वरना इनकी जरूरत नहीं हो सकती है इन कमर्शियल बैंक के ट्रेजरर को या फॉरेन फॉरेक्स एसोसिएशन को, कि जब तक उन्हें सियासी बैकिंग ना हो और कोई उनके सर पे हाथ ना रखे, वो ये काम नहीं कर सकते कि 152 रुपया पर डॉलर से 242 245 रुपया पर डॉलर पे पहुंचाया। तो ये पहुंचाया गया था। इशारा भी हो सकता है कहीं से, कहीं से इशारा भी था कि पहुंचाओ, ताकि उस वक्त के वजीर खजाना को जलील किया जाए, उसे पाकिस्तान के अवाम के नजरों में गिरा दिया जाए कि यार ये तो इंतहाई निकम्मा तरीन फाइनेंस मिनिस्टर था, कहां से कहां रुपया चला गया। और जब मैं वहां से चलूं तो इशारा था कि अब लाओ नीचे, ताकि क्रेडिट मुझे मिले कि देखिए मेरे आते ही मैंने इतने इकदाम किए, धड़ से एक्सचेंज रेट नीचे आ रहा है।
तो भाई एक्सचेंज रेट को नीचे से ऊपर ले जाने वाले भी वही लोग थे जो अब ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। किसी इशारे के तहत लेके गए थे, किसी इशारे के तहत वो नीचे लेकर आ रहे हैं। मैं रेगुलेटर से सवाल करता हूं कि आज तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया है, आज तक आपकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है कि किन बैंकों के खिलाड़ियों ने ये काम किया, कौन से फॉरेक्स एसोसिएशन के लोग इसकी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे। अभी तक आपकी तहकीकात जारी है। खुदा के वास्ते बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से तो सीख लो कि जिसने 1 हफ्ता और 8 से 10 दिन के अंदर में 6 से 8 अपने उनके जो कमर्शियल बैंक के ट्रेजरर थे उसको उन्होंने फायर किया, क्योंकि वहां पर भी यही खेल खेला गया था बांग्लादेश में, और उन्होंने इमीडिएटली उसको एड्रेस कर लिया। आज 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं और हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या आपने देखा नहीं कि उन बैंकों ने कितने कमाए हैं इस पीरियड में कंपेयर टू देयर लास्ट ईयर्स? जो उनकी इनकम थी उस मुद्दत को कंपेयर कर लें, इस मुद्दत में, इस 3 महीने में कितनी कमाई हुई है। तो आप अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया है आपने अब तक? मुझसे पूछे। जब मैं वजारत खजाना में था, ये 2004 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसी तरीके से खिलाड़ी मैदान में आ गए थे। 60 रुपए था हमारा एक्सचेंज रेट, $1 60 रुपए के बराबर था, और एक दिन में जो मूवमेंट होती थी एक्सचेंज रेट की वो चंद पैसों की होती थी, चंद पैसों की। तो एक दिन मैंने देखा कि वो मार्केट में 60 से 61 हुआ, दूसरे दिन 62 हो गया, तीसरे दिन 63 हो गया। तो मैंने कहा कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। मैंने क्या किया? क्या मैं आपकी तरह खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ था? मैंने पता किया। बहुत सारे जराए हैं पता करने के। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास गट्स हो तो वो पता कर सकता है, सेंट्रल बैंक के अंदर गट्स मौजूद हो तो वो पता कर सकता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो मुझे पता चल गया कि ये 3 कमर्शियल बैंक थे, उनके ट्रेजरर इसमें इन्वॉल्व थे। ये आई चंद्रगढ़ रोड में किसी रेस्टोरेंट में ये लंच में बैठते थे और वहां ये तीनों फैसला करते थे कि कल हमने एक्सचेंज रेट को कहां लेकर जाना है। मुझे बिल्कुल पता चल गया। कंफर्मेशन जब मुझे मिल गई तो उस वक्त के वजीर आजम जो थे वो शौकत अजीज थे, वो वजीर खजाना भी थे, पोर्टफोलियो उन्हीं के पास था। मैंने उनसे बात की कि जी ये हो रहा है और मैंने ये पता कर लिया, ये फला फला जो एजेंसीज हैं मुझे जिन्होंने इतला दी है कि वो ये लोग हैं इन्वॉल्व उसमें। तो उस वक्त के वजीर आजम ने मुझे कहा कि आप तीनों बैंक के प्रेसिडेंट से बात करो कि अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आज आज तो कल हमने एक्शन लेना है, तो फिर वो कंप्लेन नहीं करेंगे। मैंने तीनों बैंकों के सदर से बात की और उनको बताया कि आप ये लोग इन्वॉल्व है, ये काम कर रहे हैं गड़बड़, और अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल हमने एक्शन लेना है, तो फिर आप कंप्लेन नहीं करेंगे। ये वजीर आजम का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि सर हम आज ही एक्शन लेते हैं और इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा सब। उसमें से एक जो था उसको कहीं बाहर पोस्ट कर दिया गया और 2 जो ट्रेजरर थे उसको वहां से हटा दिया गया या को फारिग किया गया और एक्सचेंज रेट वापस 60 पे वापस आ गया। तो आप क्या कर रहे हो? इस इन्वेस्टिगेटर जो रेगुलेटर है, आप क्या कर रहे हैं? किस चीज के इंतजार कर रहे हैं आप? क्या आप शामिल हैं उसमें? क्या आपके लोग भी इसमें पार्टी इन क्राइम्स है? वजारत खजाने से मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हो? क्या आप भी पार्टनर इन क्राइम्स थे जो आज तक एक्शन नहीं हुआ? सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हो रहा है, तो वहां पर सारी चीजें बयानात आ रहे हैं, सब कुछ बताया गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आर यू पार्टनर इन क्राइम? यही होगा ना। जब आपको पता है और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो एज ए आउटसाइडर मुझे तो यही होगा, मेरे जहन में तो यही होगा कि आर यू पार्टनर इन क्राइम?
ये ना करें। टीच देम ए लेसन, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो ये काम करने की। तो ये है एक्सचेंज रेट पे के हवाले से मैं कहता हूं कि ये इस दिस रेट हैज टू गो टू 150 टू 155 रुपीज पर डॉलर। जहां से इसने सफर का आगाज किया था 2 मई 2021, वहां पर वापस जाना है इसने। अगर फॉरेक्स एसोसिएशन वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मेरा है ये पैगाम। कमर्शियल बैंक के सदूर को भी ये मेरा पैगाम है कि ये ना खेले, ये मुल्क से ना खेले। और स्टेट बैंक से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वजारत खजाना से भी, कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क में एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बैंक की एज ए रेगुलेटर। अगर आपने इस स्टेबिलिटी को कुर्बान किया है तो आप भी उसके जुर्म में शरीक हैं बराबर के। खुदा के वास्ते ये ना करें, ये हम सब का मुल्क है। $1 रुपया नीचे जाता है तो तकरीबन 100 बिलियन रुपए का पब्लिक डेट चढ़ जाता है। 100 बिलियन। क्या आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है? कोई हमदर्दी नहीं है? इस मुल्क के अवाम क्या कोई दूसरे मुल्कों के अवाम है? ये आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी माएँ हैं, आपकी बहनें हैं। ये खुदा के वास्ते इनका भी ख्याल कर लो कि इन पे क्या गुजर रही है महंगाई की वजह से। डॉलर की डिप्रिसिएशन डायरेक्टली क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो ये जुल्म ना करो इस मुल्क के ऊपर में। और जो करता धरता है मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप भी आंख बंद करके ना बैठे। ये आप पे भी जिम्मेदारी आयद है। ये अवाम पाकिस्तान की आपकी तरफ भी देख रही है कि जो लोग मुल्क के एक्सचेंज रेट से खेल रहे हैं, और आपको मैं बताता रहता हूं, इसके बावजूद भी अगर आप भी खामोश है तो अवाम किसकी तरफ जाए, किसकी तरफ देखे? आप खुद बता दें कि क्या हम किसी थर्ड कंट्री की तरफ जाकर देखें? भाई हमने आप ही की तरफ देखना है। अगर आप भी साइलेंट स्पेक्टेटर हो जाओगे तो हम किधर देखेंगे? ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, मेरे बच्चों का भी है। पाकिस्तान के 220, 222 मिलियन, 225 मिलियन पाकिस्तानियों का यह मुल्क है। तो सोचे इसकी तरफ में, आप भी अपनी जिम्मेदारी से को पूरा करें। दूसरी चीज यह है कि मैं हमेशा कहता हूं मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसका जो रास्ता है ना, ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ से जाता है। रोड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी passes थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कोई शक है आपको इसमें? मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती है जब सियासी भौचाल हो मुल्क के अंदर। हम इकोनॉमी को अगर आइलैंड समझते हैं, एक जजीरा, सियासत एक दूसरा जजीरा है, तो यह आपकी गलत फहमी है। दिस इज नॉट एन आइलैंड। इकोनॉमी इज नॉट एन आइलैंड। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप मुल्क में जो लॉक जाम हुआ है, सियासी लॉक जाम, अगर आप समझते हैं कि इसी तरीके से मुल्क को हम और चला लें साल के करीब, और मुल्क में इकोनॉमिक इस्तेहकाम भी आ जाए, तो सर आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं, किसी और दुनिया में आप, किसी और ख्वाब में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पाकिस्तान की मैशत नहीं संभल सकती है जब तक ये सियासत में मारा मारी का जो अंसर दाखिल हो गया है, इसको खत्म ना किया जाए। ये सियासी लॉक जाम जो क्रिएट हो गया है, हर रोज सुबह दोपहर शाम हमारे मीडिया को देखे यही खबरें होती हैं। आज वो गिरफ्तार हो रहा है, आज वो मुकदमा दायर हो गया है, आज उधर कंटेनर लग गया है, आज उधर मार्च होने वाला है। क्या हम इसी तरीके से चले? इशरत हुसैन साहब ने 90 के दहाई को लॉस्ट डिकेड कहा था पाकिस्तान का। 2008 से 18 का डिकेड है, उसको मैं कहता हूं कि दिस वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। 2022 का जो साल है, दिस इज द लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान।
पाकिस्तान मार्च के बाद से मुंजमद हो गया है। पाकिस्तान मार्च के महीने के बाद से मुंजमद हो गया है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा सिवाय मारामारी, सिवाय मुकदमा, सिवाय किसको अंदर करना है, किसको बाहर निकालना है। कैसे हमने लॉन्ग मार्च रोकना है, कैसे शॉर्ट मार्च रोकना है, सारी हमारी एनर्जी इसी तरफ जा रही है। कभी कोई चीज लीक हो रहा है, कभी कोई चीज लीक हो रहा है। यार हमने मुल्क को क्या बना दिया है कि कोई पाकिस्तान में जगह सेफ नहीं है कि आप बात कर सकते हो। जिस मुल्क में इस तरीके से हो जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है वो भी सेफ ना हो, तो आप बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तानी कौम को पता चले, तो ये तो दुनिया वालों को भी पता चलेगी। तो उस मुल्क में क्या नेशनल सिक्योरिटी, हम किस नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल से में रहते हुए आप समझते हैं कि मुल्क में कोई मौशी पॉलिसी भी बनेगी, मुल्क में कोई मौशी इस्तेकाम भी आएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक रिस्पेक्टेबल कौम की तरह हम आगे बढ़ेंगे? नहीं सर, नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते इस सियासी लॉक जाम को खत्म करें, जितनी जल्दी हो खत्म करें। और सियासी लॉक जाम सिर्फ एक वजह से, एक तरीके से खत्म हो सकता है, और वो है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन, अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एक चैनल पे मैंने ये बात की, तो जो एंकर पर्सन थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मुझसे कहते हैं कि वो अगर इलेक्शन होगा तो फला आदमी जीत जाएगा। अरे भाई, आप इलेक्शन इसलिए कराओगे कि फला आदमी ने जीतना है, जब तक कि वो फला आदमी इंश्योर नहीं कर लेंगे कि वो नहीं जीतेगा, हमने इलेक्शन नहीं कराना है इस मुल्क में। क्या इलेक्शन इस तरीके से होते हैं मुल्क में कि जब तक कि फला आदमी, जो मेरा आदमी है, वो नहीं जीतेगा इलेक्शन, उस वक्त तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा? इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पाकिस्तान की अवाम करेगी। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान, अगर पार्टी एक, पाकिस्तानी अवाम पार्टी एक को इलेक्ट करती है, खुदा के वास्ते उसके हवाले करे, तब उसका 5 साल के लिए एक क्रेडिबल गवर्नमेंट तो होगी। पाकिस्तान की अवाम अगर पार्टी बी को सपोर्ट करती है, उसको जीत कर दबा कर लाती है, उसके हवाले करो। जो अवाम के मैंडेट से आएगा 5 साल के लिए आएगा, और वो फिर अपने मैंडेट के मुताबिक अपने मुल्क की पॉलिसीज को बनाएगा, चाहे वो मौशी पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो। तो ये आप ध्यान में ना लाएं कि जी अगर आज इलेक्शन हो गया तो फला जीत जाएगा या फला हार जाएगा। भाई इलेक्शन में हार जीत होते हैं, जिसको अवाम इलेक्ट करेगी वो जीत के आएगा। आपको कैसे पता कि अवाम ने किसको इलेक्ट करना है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको? प्लीज गो टू द पीपल, आस्क देम कि जी आओ अपना मैंडेट दो, जिसको भी आपने जितवाना है इलेक्शन, जिताए उसे, जो भी पार्टी जीतती है उसके दे दे। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ। मैं सोचता हूं कि इस तरीके से पॉलिटिकल लॉक जाम में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है, और नहीं बढ़ रहा है। हम एक मजाक बन गए हैं दुनिया में, मजाक। मैंने कभी नौजवानों को इतना मायूस नहीं देखा पाकिस्तान से। मैं तालीमी इदारे में बैठा हूं, मेरे रोज ही नौजवानों से वास्ता पड़ता है, आप लोगों का नहीं पड़ता होगा इतना। ये नौजवान मुझसे सवाल करते हैं, हर शख्स जो है, हर नौजवान कोशिश में है कि मुझे कोई मौका मिले मैं बाहर निकल जाऊं, किसी भी टिम्बकटू यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, मैं वहां से जाऊं, एक बार तो मैं पाकिस्तान से निकल जाऊं, फिर वापस नहीं आऊंगा। हमारी जो फैकल्टी है, बेहतरीन फैकल्टी है। आप यकीन करें कि किसी को एक सेमेस्टर के लिए भी बाहर मौका मिल गया जाने के लिए, फिर वो वापस नहीं आता है। छुट्टी लेता है एक सेमेस्टर का, उसके बाद कहता है, फिर वहां से भेज देता है कि एक सेमेस्टर के लिए और छुट्टी दे दे। जब वो पूरा होता है कहता है कि और दे दे। वो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे लेके चलता है, छुट्टी को एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी के, गॉड फॉरबिड नहीं हो सका वहां पर तो वापस आ जाएंगे। लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि बस एक मरतबा निकल गया, बस निकल गया। क्या हमने बना दिया है मुल्क को कि लोग यहां से भाग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भाग रहे हैं।
तो इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता है। जो भी करता धरता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते बहुत हो गया है, एनफ इज एनफ। इस मुल्क को बहुत नुकसान हो चुका है। खुदा के वास्ते एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल अंपायर, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन आप करा दो। जो जीतता है XYZ उसके हवाले करो और कहो कि जी आप और ये मुल्क आप जाने, मुल्क जाने, आप इसको चलाएं, क्योंकि अवाम ने आपको मैंडेट दिया। एक क्रेडिबल गवर्नमेंट होगी, 5 साल के लिए होगी, उसको करने दे, उसको चलाने दे। आप भी छोटे मोटे धल्ले फल्ले तो चलते रहेंगे उस वक्त भी। कौन कहता है कि पाकिस्तान में हर जो भी हुकूमत आएगी उसको बहुत चैन सुकून से रहने के लिए मिलेगा, हुक्मरानी करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन हार जाता है तो वो भी चैन से नहीं बैठेगा, वो भी जान को आया हुआ रहेगा। वो कहीं इधर जलसा, कहीं उधर जलसा, कहीं उधर लॉन्ग मार्च, उधर शॉर्ट मार्च, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारी सियासत का हिस्सा बन गया है। इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जिसको अवाम 5 साल के लिए इलेक्ट करे उसके हवाले करे और कहेंगे जी यू आर ऑन योर ओन। तो सर जितनी जल्दी हो उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है। सूनर द बेटर। खुदा के वास्ते रहम कर दो अब इस मुल्क के ऊपर। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। जैसे मैंने कहा था आपको कि रशिया यूक्रेन की जंग आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते बहुत बड़े पैमाने पे हो गई है। गैस पाइपलाइन, 2 गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, उड़ाया गया। किसने उड़ाया है? कोई कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है। मैं यहाँ पर किसी को इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये तबाह हो गया है। यूरोप सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यूरोप में आप देख रहे हैं रोजाना जल से जुलूस निकल रहे हैं आप, क्योंकि विंटर जब सर्दी के मौसम में उनकी हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप सोचिए कि क्या क़यामत बरसेगी पूरे यूरोप में। फिर आपने देखा कि एक ब्रिज, क्राइमिया का ब्रिज जो है उसको डैमेज किया गया। उसके रिटेलिएशन में रूस ने भरपूर तरीके से यूक्रेन के जो मेजर मेजर सिटीज हैं उस पर बमबारी की है। ये जंग एस्केलेट हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता जा रहा है। डर इस चीज की है कि एक गलती किसी की तरफ से हो जाए तो ये एक अभी तो अनडिक्लेयर्ड तीसरी आलमी जंग चल रही है, अनडिक्लेयर्ड। कहीं ये डिक्लेयर्ड जंग में ना बदल जाए। आप सोचें कि अगर ये, जिसका खतरा हर लम्हे मौजूद है कि गलती कहीं से भी कुछ हो सकती है, तो जब दुनिया एक, अल्लाह ना करे कि एक तीसरी जंग शुरू हो जाए, डिक्लेयर्ड वॉर, और हमारे मुल्क में कोई इसी तरीके से अफरा तफरी बचा हुआ हो, आप बताएं कि हम, हमारे लिए क्या परेशानी का बात होगा। तो जब तक कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट हो जिसको अवाम इलेक्ट करके आ रही है तो उस किस्म के चैलेंजेस को भी वो एड्रेस कर सकती है। लेकिन एक हुकूमत जो अवाम के वोट से इलेक्ट होकर नहीं आई है उसके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, उसके लिए मसाइल बढ़ेंगे, मुल्क के लिए मसाइल बढ़ेंगे। तो तवज्जो दें इसकी तरफ में। दुनिया में बड़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं, बड़ी तेजी से। हमें अपने घर को सही करना है। जितनी जल्दी हम अपने घर को सही कर लें उतना ही पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के अवाम के हक में है, पाकिस्तान की फौज के हक में है, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के हक में भी है, पाकिस्तान के नौजवानों के हक में है, पाकिस्तान के लोगों के हक में है, इस मुल्क के हक में है। थैंक यू वेरी मच सर।